नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? तैयारी कैसी चल रही है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कोई समस्या तो नहीं है? अगर कुछ ऐसा हो पढ़ाई को लेकर के तो आप शेयर कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और अगर किसी टॉपिक को लेकर के ज़्यादा दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। करंट अफेयर्स की क्लास शुरू हो गई है तो आप लोग निरंतर बने रहिए और पीछे की जितनी भी क्लासेस हो गई हैं उनको देखते रहिए अब, क्योंकि अब समय बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। इस वीडियो के माध्यम से देखिए, पीछे का जो हमारा था वो मराठा पार्ट 1 था और मराठा पार्ट 1 के तहत हम शिवाजी और उनके उत्तराधिकारियों को लेकर के चर्चा किए थे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो पेशवा के अधीन मराठा साम्राज्य रहता है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि जो संगोला की संधि हुई थी 1750 में, उसके बाद जो वास्तविक शक्ति है वो छत्रपति से निकल करके मराठों के पास चली आई थी, तो ऐसे पेशवाओं के पास चली आई थी। तो ऐसे में पेशवा के अधीन जो है बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है, तो आज हम उनकी चर्चा करेंगे। जो महत्वपूर्ण पेशवा है उनके बारे में बताएंगे, क्योंकि वहां से भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, जिसमें सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ होते हैं, फिर बाजीराव प्रथम होते हैं, बालाजी बाजीराव होते हैं, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ इन्हीं के समय में, फिर माधवराव प्रथम की चर्चा करेंगे। तो जितने भी महत्वपूर्ण पेशवा हैं और जिनके समय में जो घटनाएं घटित हुई, बाजीराव प्रथम के बारे में तो आप जान ही रहे होंगे कि बाजीराव मस्तानी मूवी देखे हैं, तो अभी मस्तानी भी आएंगी, वेट करिए। आइए देखते हैं अपना 31 क्लास टाइम टेबल। तो मंडे टू सैटरडे है, सुबह 9 बजे, शाम को 5 बजे, और इसमें एक टाइम और जोड़िए, रात में जो है वो 9 बजे। क्योंकि अब क्या है ना कि आपको तो करंट अफेयर्स की चीजें होंगी और क्विक रिवीजन जो सीरीज है वो भी अब बढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे में अब आपको रोज 3 वीडियो मिलेंगे और इस 3 वीडियो में जो आपका टाइम लगेगा वो 1.25 घंटा से ज्यादा नहीं लगेगा। तो केवल 1.25 घंटा देते रहिए और देखिएगा कि आपको परीक्षा से पहले कितनी ज्यादा चीजें करा दी जाएंगी। जो आप 2, 4, 10 नंबर से फेल होते थे, 15-20 नंबर लीड लेके रहेंगे, ये मेरा विश्वास है, संस्थान का विश्वास है। क्योंकि अतीत में भी मैंने काफी वीडियो कराया भी है, ये प्रयास सूची आरओ के पहले से मैं निरंतर मेरा चल ही रहा है। महत्वपूर्ण तथ्यों की श्रृंखला हो गई है, करंट अफेयर्स का 13वां वीडियो पढ़ चुका, मतलब 12 वीडियो हो चुके हैं पीछे। फिर आप देखेंगे यूपी स्पेशल पूरा डिटेल से कराया गया है। पॉलिटी की चीजें हो गई हैं, ज्योग्राफी भारत का भूगोल लगभग खत्म है, अब खनिज वाला मैटर चल रहा है। इतिहास में आप देख रहे होंगे कि अब मराठे खत्म हो गया, तो आधुनिक भारत की तरफ आप अग्रसर हैं। तो बहुत सी चीजें यहाँ कराई गई हैं और 15-20 दिन में और ज्यादा कराई जाएंगी। तो ऐसे में इतने बजे, सुबह 9 बजे, रात में 9 बजे और शाम को 5 बजे चैनल पे जरूर बने रहिए। पेशवाओं के काल में मराठा शक्ति का उत्कर्ष। तो पेशवाओं की शक्ति का उत्थान साहू व राजा राम की विधवा पत्नी ताराबाई के मध्य चले गृह युद्ध के दौरान हुआ था। तो ये पता ही होगा कि भाई पेशवा, पीछे वाले क्लास में, कि पेशवा कैसे मेन भूमिका में आते हैं। तो जब साहू को औरंगजेब के डेथ के बाद जब उसको मुक्त किया जाता है, जब वो दक्कन आता है, तो ऐसे में जो शासिका रहती हैं, राजा राम की जो विधवा पत्नी ताराबाई, अपने मतलब पुत्र को जो है वो सिंबॉलिक राजा बना करके शासन सत्ता का अपने हाथों में बागडोर लेकर के स्थापित कर रही थी। तो ये अपनी सत्ता खोना नहीं चाहती थी। तो ऐसे में सत्ता को लेकर संघर्ष होता है और इसमें 2 गुट हो जाते हैं। तो साहू का जो सपोर्ट करते हैं बालाजी विश्वनाथ, और इसी कारण से साहू, और आपको पता ही होगा कि साहू बाद में सत्तासीन भी होते हैं, मतलब छत्रपति बनते हैं। तो चूंकि साहू के दुख के समय में, परेशानी के समय में ये साथ रहे, तो साहू जो है इनको अब उसके लिए बहुत उपकृत भी करते हैं, इन्हें सेना करते का पद देते हैं, फिर बाद में इनको पेशवा बना देते हैं अपना। तो वही है। तो थोड़ा सा आप देखते हैं, जो पहले पेशवा रहते हैं बालाजी विश्वनाथ, पृष्ठभूमि को की चर्चा तो मैंने करी दी है। इनका समय क्या है, तो 13 से 20 तक है। बालाजी विश्वनाथ एक ब्राह्मण थे, उसने अपना जीवन एक छोटे राजस्व अधिकारी के रूप में प्रारंभ किया था। 1699 ईस्वी से 1708 ईस्वी तक बालाजी विश्वनाथ जो है वो धनाजी जाधव की सेवा में रहे। तो एक मराठा कमांडर धनाजी जाधव रहते हैं, तो उन्हीं की सेवा में रहते हैं बालाजी विश्वनाथ।
1699 से 1708 ईस्वी तक। 1708 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र चंद्रसेन यादव के ताराबाई के पक्ष में, जब धनाजी यादव की 1708 में मृत्यु होती है और 1708 में ही उत्तराधिकार को लेकर के संघर्ष छिड़ता है, तो ऐसे में जो धनाजी यादव के जो पुत्र होते हैं चंद्रसेन यादव, ये ताराबाई के साथ ताराबाई वाले गुट में शामिल होते हैं। लेकिन इन्होंने दूरदर्शिता का परिचय दिया, किसने? बालाजी विश्वनाथ ने, और ये साथ देते हैं साहू का। मिल जाने पर बालाजी विश्वनाथ ने साहू की सेवा में आने का अवसर प्राप्त हुआ। साहू ने 1708 ईस्वी में सेना कर्ते की पदवी दी तथा नई सेना के गठन व देश में शांति एवं सुव्यवस्था की स्थापना का कार्य सौंपा। तो इन्हें जैसे ही सत्तासीन होते हैं साहू, तो इन्हें सेना कर्ते का पद देते हैं और नई सेना का गठन करने का भी इन्हें अवसर मिलता है। बालाजी की सेवाओं से प्रसन्न होकर के 1713 ईस्वी में साहू ने उसे पेशवा या मुख्य प्रधान नियुक्त किया। तो 13 में ही क्या होता है, फिर इन्हें 1713 में इन्हें पेशवा बना दिया जाता है साहू के द्वारा। 1719 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद हुसैन के बीच संधि होती है। सैयद हुसैन के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, जो मुगल जो उत्तरवर्ती जो मुगल शासक होते हैं वहां इन्हें किंग मेकर कहा जाता है, मतलब ये बादशाह को बनाते बिगाड़ते रहते थे। तो ऐसे में सैयद बंधु और बालाजी का 1719 में संघर्ष होता है, सारी संधि होती है। और इस संधि का मुख्य कारण क्या था, तो फर्रुखसियर को गद्दी से हटाना। देखिए इसी फर्रुखसियर को, जिसे सत्तासीन किसने करवाया था, यही सैयद बंधुओं ने। लेकिन एक समय के बाद फर्रुखसियर और सैयद बंधुओं में टकराहट होती है और इस टकराहट में चीजें यहां तक आती हैं, भाई फर्रुखसियर को जो है शासन सत्ता से हटा करके नए बादशाह को बनाया जाएगा। और ऐसे में सैयद बंधु का सहयोग कौन देगा, तो मराठा पेशवा करेगा। मुगल मराठा संधि वही जो अभी यहाँ ऊपर हो रही है, बालाजी विश्वनाथ तथा हुसैन अली के बीच हुई, की शर्तों को मान्यता कौन दिया था, तो रफीउद दर्जात दिया था। मतलब ये भी एक मुगल बादशाह होता है और यह संधि दिल्ली संधि के नाम से प्रसिद्ध है। तो दिल्ली संधि के नाम से जो प्रसिद्ध है, तो ये बालाजी विश्वनाथ और सैयद बंधुओं के बीच संधि हुई थी और उसको वैधता प्रदान किया था कौन, रफीउद दर्जात ने किया था। तो ये भी जानते रहिएगा। 1719 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ मराठों की सेना लेकर सैयद बंधुओं की मदद के लिए दिल्ली पहुंचे, जहां इन्होंने बादशाह फर्रुखसियर को हटाने में सैयद बंधु की मदद की। मतलब जो बादशाह फर्रुखसियर होते हैं उन्हें हटा दिया जाता है सत्ता से, और मुगल साम्राज्य की कमजोरी को प्रत्यक्ष देखा। मतलब पहली बार जो है, चूंकि मराठा पेशवा खुद आते हैं और ये जो है देखते हैं कि भाई कितना आंतरिक रूप से जर्जर स्थिति रहती है मुगलों की। इतिहासकार रिचर्ड टेम्पल ने मुगल सूबेदार हुसैन अली तथा बालाजी विश्वनाथ के बीच जो 1719 में संधि हुई थी, तो इसे क्या कहा था, तो मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा, क्योंकि इसी के बाद जो है मराठा साम्राज्य उत्तर के मामले में बहुत प्रभावी भूमिका निभाने लगा। और एक समय तो 1761 मतलब पानीपत के पहले पहले तक तो इसकी ये स्थिति थी कि भारत की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति ये बन गए थे। अब दूसरे जो पेशवा होते हैं बाजीराव प्रथम, इनका समय होता है 1720 से 40, क्योंकि 1720 में इनकी डेथ हो जाती है बालाजी विश्वनाथ की। इन्हें मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। तो मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक कौन थे, बाजीराव प्रथम थे। और ये वही बाजीराव हैं जो आप लोगों ने अभी मूवी देखी बाजीराव मस्तानी। तो बाजीराव मस्तानी को देख करके बाजीराव के व्यक्तित्व का मूल्यांकन मत कर लीजिएगा, ये सिनेमा है, यहाँ मतलब कई चीजें काल्पनिक होती हैं या उसको रोचक बनाने के लिए तमाम कथा वस्तु जोड़ी जाती है जो वास्तविक घटना से उसका कोई सामना नहीं होता है। नहीं तो आप अगर बाजीराव प्रथम की वीरता को देखेंगे तो ये अपने समय में अजय रहते, कभी कोई इन्होंने युद्ध हारा ही नहीं था, मतलब जहां गए इन्हें विजय ही मिली थी। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद साहू ने उनके पुत्र बाजीराव प्रथम को पेशवा नियुक्त किया और इस प्रकार बालाजी विश्वनाथ के परिवार में पेशवा का जो पद है वो वंशानुगत हो गया। तो चूंकि विश्वनाथ के बाद बाजीराव प्रथम बन जाते हैं पेशवा, और बाजीराव प्रथम के बाद फिर ये पद वंशानुगत ही हो जाता है। इन्हें थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ा था इनके पिता के डेथ होने के बाद। और आप लोगों ने वो स्टार्टिंग की सीन देखी ही होगी कि भाई ने अपने
शस्त्र और शास्त्र की कुशलता का परिचय देना पड़ा था, तब जाकर के इनकी नियुक्ति पेशवा के पद पर हुई थी। लेकिन इसके बाद चूंकि ये इतना ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं और फिर इनके बाद जो आते हैं तो वो संगोला के संधि के माध्यम से छत्रपति की ही सत्ता को समाप्त कर देते हैं। वो आगे आप देखेंगे भी। उसके अधीन मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई, मतलब किसके, तो बाजीराव फर्स्ट के। इन्होंने मराठा साम्राज्य के विस्तार के लिए उत्तर दिशा में आगे बढ़ने की नीति का सूत्रपात किया। मतलब इनके जो फादर थे वो फारुखसियर को हटाए थे, तो एक मार्ग तो अपने पिता से ही पाए थे, लेकिन अब ये ज्यादा से ज्यादा इनको ये लग रहा था कि हमको उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने की जरूरत है, और इनके समय में सबसे ज्यादा उत्तर भारत में हस्तक्षेप किया भी गया, ताकि मराठों का पताका कृष्णा से लेकर के अटक तक फहराए। तो ये इनके साम्राज्यवादी दृष्टिकोण को दिखाता है। मुगल साम्राज्य के प्रति अपनी नीति की घोषणा करते हुए बाजीराव प्रथम ने कहा, हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी। मतलब चूंकि इनके फादर ही मुगल साम्राज्य की कमजोरी को समझ चुके थे, ऐसे में इनका ये था कि जो मुगल साम्राज्य भी एक जर्जर वृक्ष के समान है, और अगर इसके तने पर हम प्रहार करेंगे, ये जो शाखाएं हैं, जैसे जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं जो मुगलों की, जब तना ही खत्म हो जाएगा, मतलब वास्तविक मुगल बादशाह ही हमारी अधीनता में आ जाएगा, तो शाखाएं तो स्वतः ही हमारे अधीन आ जाएंगी। तो इनका टारगेट दिल्ली का मुगल बादशाह रहता है। 23 जून 1724 ईस्वी में सुकरखेड़ा के युद्ध में मराठों की मदद से निजाम उल मुल्क ने दक्कन में मुगल सूबेदार मुबारिज खां को परास्त करके दक्कन में अपनी स्वतंत्रता स्थापित कर देती है। तो दक्कन में एक शक्ति रहता है निजाम, और निजाम अपनी स्वतंत्रता घोषित करना चाहता है, लेकिन उसको डर था कि भाई मुगल से कैसे निपटेंगे, तो ऐसे में मराठों से सहयोग मांगता है, और इन्होंने निजाम का सहयोग भी दिया, और इससे मराठों को भी लाभ था। मराठा भी चाह रहे थे कि भाई मुगल की चीजें कमजोर पड़े, निजाम को तो हम कभी भी लपेट लेंगे, निजाम कौन बड़ी शक्ति है जो हमारे ही सहयोग से अपनी स्वतंत्रता घोषित कर रहा है। तो अगर दक्कन से एक बार मुगल यहाँ से निकल के चले जाएंगे, फिर तो उनका जो बेस है दिल्ली है, हम दिल्ली को भी एक समय के बाद हस्तगत कर लेंगे, और निजाम को तो जब चाहेंगे तब मसल देंगे। तो ये सहयोग करते हैं। सुकरखेड़ा का युद्ध में होता भी है। तो सुकरखेड़ा के युद्ध में 2 गुट होते हैं। एक गुट में जो होता है वो मराठे होते हैं, निजाम होते हैं, इनकी सम्मिलित सेना लड़ती है, और अगेंस्ट में कौन होता है, तो अगेंस्ट में जो मुगल सूबेदार होता है वहां का पराजित होता है मुगल सूबेदार। और मुगल सूबेदार पराजित होने के बाद मुगल का जो एक प्रभाव था दक्कन में वो समाप्त हो जाता है। निजामुल मुल्क ने अपनी स्थिति मजबूत होने पर पुनः मराठों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन ये जो निजाम था ना, आप उस मूवी में भी देखिएगा, बहुत ही लिजा टाइप का व्यक्तित्व रखता था, और जैसे ही ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित करता है, फिर इसको लगा कि क्यों ना हम अब, इसकी भी महत्वाकांक्षा थी, तो क्यों ना मराठों को भी पराजित करके संपूर्ण दक्षिण और दक्कन में एक छत्र मतलब शासन करें, और बाद में तो हम जा करके मुगल बादशाह को भी हरा दें। तो सबकी महत्वाकांक्षा थी, ये भी ढेर सारा महत्वाकांक्षा रख लिया था। देखिए, महत्वाकांक्षा रखना गलत नहीं है, महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, लेकिन ओवर नहीं होना चाहिए। मतलब सोचिए कि आप मराठों से तो निपट नहीं पाएंगे, और ख्वाब आपका है कि मराठों को हराने के बाद आप मुगल बादशाह को भी प्रभाव में लेने की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ये अतिशयोक्ति थी, और इसीलिए इनको नुकसान भी उठाना पड़ा। परिणाम स्वरूप 1728 ईस्वी में बाजीराव ने निजामुल मुल्क को पालखेड़ा के युद्ध में पराजित कर दिया। मतलब कहाँ, वही हमारे यहाँ कहावत है कि डूबे गए चौबे बनने और छब्बे बन के लौटे। मतलब एक तरीके से आप कहाँ सोच रहे थे कि मराठों को हरा देंगे, और मराठों के द्वारा आप ही बुरी तरीके से पराजित होते हैं। युद्ध में पराजित होने पर निजामुल मुल्क के लिए संधि के लिए बाध्य हुआ, और 7 मार्च 1728 ईस्वी में दोनों के बीच मुंशी शिवगांव की संधि हुई। तो कई बार पूछा गया कि मुंशी शिवगांव की संधि किसके बीच हुई थी, तो मराठों और निजाम के बीच हुई थी, और इसमें निजाम ने मराठों को चौथ और सरदेशमुखी की चीजें मैंने पीछे ही बताया था कि चौथ जो राजस्व होता था वो 1/4 होता था, और सरदेशमुखी होता था 1/10 देना स्वीकार कर लिया। इस संधि के माध्यम, इस संधि से दक्कन में मराठों की सर्वोच्चता जो है स्थापित हो गई। मतलब निजाम सबसे सेकंड नंबर की शक्ति थे, तो जब सेकंड नंबर की शक्ति ही पराजित हो गई, तो अब दक्कन में पूरी तरीके से सर्वोच्च और संप्रभु कौन थे, तो मराठे थे। बुंदेलखंड की विजय एक अगला पड़ाव आता है, और अब एंट्री होगी मस्तानी की। 1728 ईस्वी में बुंदेलखंड के प्रशासन
मतलब शासन छत्रसाल ने मोहम्मद बंगस के विरुद्ध बाजीराव से सहायता मांगी। तो जो बुंदेलखंड में जो शासन होता है राजा छत्रसाल का होता है, और छत्रसाल के राज्य पर अटैक करता है बंगस खां, जो स्थानीय मुगल कमांडर होता है। तो ऐसे में ये सहयोग मांगते हैं बाजीराव प्रथम से। और आप लोगों ने तो मूवी में देखा होगा कि इनकी जो पुत्री रहती है वो जाती है। अब वो जाती है कि नहीं जाती है ये कहीं इतिहास मिला नहीं है, लेकिन ये है कि इन्होंने सहयोग मांगा था, बाजीराव ने इनका सहयोग दिया था और बंगस को जो है युद्ध में हराया भी था। देखिए, आगे बढ़ने से पहले संस्थान के द्वारा कुछ बैचेज चलाए जा रहे हैं। एक तो आरओ का मुख्य परीक्षा का बैच है, दूसरा जो है पीसीएस का मेंटरशिप प्रोग्राम है। तो ये दोनों बैच आपके लिए बेहद फ्रूटफुल है। अभी तक आप लोगों ने अगर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। यहाँ क्या है ना कि प्रत्येक टॉपिक से जो है वो प्रश्न कराए जाएंगे, और प्रश्न ही नहीं कराए जाएंगे, आप जो उसका उत्तर लिख के भेजेंगे उसका मूल्यांकन होगा और मॉडल आंसर भी दिए जाएंगे। तो कोई भी टॉपिक आपको छूटेगा नहीं, इसी तरीके से मॉडल आंसर दिया जाएगा। तो आप लोग जुड़िए, इसका लाभ उठाइए। अब 1729 ईस्वी में बाजीराव स्वयं वहां गया और छत्रसाल की सहायता की, जिसके बदले छत्रसाल ने बुंदेलखंड का आधा राज ही जो है किसको दे दिया, तो पेशवा को दे दिया था। छत्रसाल ने पेशवा के शान में एक दरबार का आयोजन किया और इसी समय राजा छत्रसाल ने मस्तानी नामक एक लड़की जो है पेशवा को भेंट स्वरूप प्रदान की थी। तो इस आयोजन में मतलब इन्हें मस्तानी की प्राप्ति हुई थी। संभवतः स्वयं छत्रसाल की एक मुसलमान स्त्री से उत्पन्न पुत्री थी जो ये मस्तानी थी। तो इतिहासकारों की एक वर्ग का ये मानना है कि ये राजा जो छत्रसाल थे इनकी एक मुहंडन पत्नी होती है, तो उनकी ये बेटी रहती है मस्तानी। और मूवी में भी इसी को दिखाया गया है मस्तानी के बारे में। 1737 ईस्वी में मुगल बादशाह ने निजाम को मराठों के विरुद्ध भेजा, परंतु इस बार भी बाजीराव उससे अधिक योग्य सेनापति सिद्ध हुआ। उसने निजाम को भोपाल के पास युद्ध में पराजित कर दिया। मतलब निजाम क्या है ना कि हमेशा कुचक्री टाइप का था, कभी वो मुगल बादशाह के खिलाफ षड्यंत्र करता था, कभी मराठों के खिलाफ। तो अब चूंकि जब ये युद्ध में हार गया और इसे चौथो सरदेशमुखी देना पड़ा, तो इसको लगा क्यों ना हम मुगलों से संधि कर ले और मुगलों की सहायता से पुनः एक बार मराठों को दक्कन में जो संप्रभु हो गए, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो गए, उनको पद से हटाया जाए। तो निजाम फिर एक बार अटैक करते हैं मराठों के ऊपर, लेकिन भोपाल में पुनः ये हारते हैं। भोपाल युद्ध के परिणाम स्वरूप 1738 ईस्वी में दुरई सराय की संधि हुई और इस संधि की शर्तें पूर्णतः मराठों के अनुकूल थी। निजाम ने संपूर्ण मालवा का प्रदेश तथा नर्मदा से चंबल के इलाके की पूरी सत्ता मराठों को सौंप दी। अभी पीछे के में ये क्या दर्द थे, 14 सरदेशमुखी ही तक थे, अब तो अपना इनको भूभाग भी देना पड़ा। मतलब इनकी और भी ज्यादा दयनीय स्थिति हो गई थी। फिर 1739 ईस्वी में बेसीन की विजय बाजीराव की महान सैन्य कुशलता एवं सूझबूझ का प्रतीक थी। तो बाजीराव जो फर्स्ट था वो 1739 में बसीन का विजय करता है और बाजीराव ने पुर्तगालियों से सालसेट तथा बसीन छीन लिया था। यूरोपीय शक्ति के विरुद्ध मराठों की महानतम विजय थी। तो पुर्तगाली भी चूंकि उस समय तक ताकतवर शक्ति बन गए थे, ऐसे में बसीन और सलसीट का जो क्षेत्र है पुर्तगालियों से छीनना, ये बाजीराव की महानतम उपलब्धियों में से एक था। और ये घटना कब होती है, 1739 में होती है। बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा के रूप में स्मरण किया जाता है, सैनिक पेशवा तथा शक्ति के अवतार के रूप में। वह शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक था। तो पेशवाओं में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी ख्याति किसको मिली है, तो यही बाजीराव फर्स्ट को मिली है। साहू ने बाजीराव प्रथम को योग्य पिता की योग्य पुत्र कहा है। तो साहू ने किस पेशवा को योग्य पिता का योग्य पुत्र कहा है, तो वो बाजीराव फर्स्ट को कहा है। बाजीराव प्रथम ने हिंदू पातशाही का आदर्श रखा, यद्यपि बालाजी बाजीराव ने इसे खत्म कर दिया। मतलब ये बाजीराव प्रथम जो थे वो हिंदू पद पातशाही का भी जो है एक तरीके से आदर्श रखते हैं। हालांकि जो इनके सक्सेसर होते हैं वो इस कॉन्सेप्ट को नहीं मानते और आगे चल करके इसे खत्म कर देते हैं। बाजीराव की मृत्यु 28 अप्रैल 1740 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर हो गया। तो आप लोगों को अगर वो मूवी स्मरण में होगा तो देखेंगे कि वो नर्मदा नदी के तट पे ही मरते हैं, लेकिन वहां मैटर क्या दिखाया जाता है, वो मस्तानी के वियोग में मरते हैं, ऐसा कुछ नहीं रहता है। और जो शासक वर्ग होते हैं इस तरीके की बहुत सी रानियां पटरानियां होती हैं, वैसे इतना प्रभावी कोई नहीं होता है। उस समय तो नहीं होते थे भाई, जब
बहुत सी चीजें होती थी। अब वर्तमान में तो लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, वो अलग बात है। तो वो एक छौका टाइप का था, वो रियलिटी नहीं थी। ये रियलिटी थी कि नर्मदा के तट पर एक अभियान में ही इनकी मृत्यु होती है। बाजीराव और बालाजी बाजीराव अब अगले आते हैं 1740 से 1761 तक। अच्छा, आप देखेंगे जो पेशवा है ना, बहुत ज्यादा लंबे समय तक ये जीवित नहीं रहते थे। अब सोचिए ये 20 साल, मतलब ये 40-45 साल में पूरी आयु में ही ये डेथ कर जाते हैं। और इसी तरीके से ये भी देखिए कि 40 से 20 साल शासन करते हैं, फिर ये भी डेथ कर जाते हैं। तो एक दुर्भाग्य मराठों के साथ ये भी रहा कि इनके जो पेशवा जो वाकई में मुगलों का विकल्प बन सकते थे, लेकिन इनकी आयु ही बहुत लंबी नहीं होती थी, पता नहीं क्या था। बाजीराव की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बालाजी बाजीराव, जिसे नाना साहब के नाम से जो प्रसिद्ध है। अब ये नाना साहब, ये इनको मत समझ लीजिएगा जो कानपुर में जो विद्रोह का करते हैं, ये बाद वाले नाना साहब द्वितीय होती है, प्रथम नाना साहब ये थे। और अगर आपको याद होगा मूवी, तो आप उस मूवी में देखेंगे जो प्रियंका चोपड़ा जो काशीबाई के रोल में रहती है, मतलब पेशवा की जो पत्नी रहती है, तो उनका जो बेटा होता है जो एक तरीके से मस्तानी में कैद करता है, तो उनको भी नाना साहिब कहती है। ये वही नाना साहिब रहते हैं जिनका जो बालाजी बाजीराव के नाम से पेशवा बनते हैं। और यह अपने पिता के समान योग्य सैनिक और सेनापति जो है वो नहीं था, मतलब इसमें उस तरीके की योग्यता नहीं थी जैसा कि इनके फादर में थी, बाजीराव फर्स्ट में। उसकी मुख्य दुर्बलता मराठा सरदारों को अपने अधीन बनाए रखने और उनमें पारस्परिक सहयोग बनाए रखने में असफल रहने की थी, क्योंकि बाजीराव फर्स्ट के समय में ही मराठा साम्राज्य का विस्तार हो गया था। ऐसे में जो क्षेत्रीय मराठा शक्तियां थी, तो उसमें ये बहुत बेहतरीन सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे थे। कौन? तो नाना साहब। 15 दिसंबर 1749 ईस्वी को साहू जी का निधन हो गया। तो जो छत्रपति साहू होते हैं उनका निधन होता है और उनके कोई संतान नहीं था। अपनी मृत्यु के पूर्व ही उन्होंने ताराबाई के पौत्र राजा राम द्वितीय को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। 1750 में रघुजी भोसले की मध्यस्थता में राजा राम द्वितीय तथा पेशवा के बीच संगोला की संधि हुई। तो साहू की डेथ के बाद राजा राम द्वितीय छत्रपति बनते हैं, और जैसे ही छत्रपति बनते हैं तो जो पेशवा होते हैं और जो शासक होते हैं राजा राम द्वितीय, उनके बीच संगोला की एक संधि होती है। और इसी संधि के द्वारा मराठे छत्रपति केवल नाम का राजा रह गए, मतलब जो मराठा छत्रपति थे वो केवल अब सिंबॉलिक प्रधान हो गए। मराठा संगठन का वास्तविक नेता कौन बन गया? पेशवा बन गया। तथा मराठा राजनीति का केंद्र बिंदु अब क्या हो गया? तो अब जो है वो पूना हो गया, क्योंकि जो पेशवा होते थे उनका बेस था वो पूना था, जबकि जो छत्रपति थे वो सतारा से शासन कर रहे होते हैं। अब पेशवाओं का क्रम एक नजर में अगर आप देखेंगे तो देखिए बालाजी विश्वनाथ सबसे पहले हैं, और एकदम देख लीजिए कई बार यहां से प्रश्न पूछा गया है, मतलब 2-3 बार तो इधर रिसेंटली पूछा गया है। तो सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720, बाजीराव प्रथम होते हैं 20 से 40, बालाजी बाजीराव होते 40 से 61, इन्हीं के समय में पानीपत का जो तृतीय युद्ध होता है। माधवराव प्रथम होते हैं 61 से 72 तक, पानीपत के बाद चूंकि इनकी डेथ होती है बालाजी बाजीराव की, फिर माधवराव प्रथम होते हैं, योग्य पेशवा होते हैं लेकिन असमय ही, मतलब 12-13 साल में इनकी भी डेथ हो जाती है। फिर नारायण राव आते हैं 1772 से 73, बहुत अल्पायु में मतलब ये होते हैं, और ये अल्पायु में ही इनकी तो डेथ भी हो जाती है। रघुनाथ राव फिर बनते हैं 73 से 74 के बीच में। फिर माधव नारायण राव आते हैं 74 से 96 तक, और फिर बाजीराव द्वितीय आते हैं 1796 से 1818 तक। और आप लोग जानते होंगे कि 1818 में पूरी तरीके से मराठा जो संघ था, जो शक्ति थी, वो एकदम खत्म होती है, और ये इनका अस्तित्व ही मतलब एक तरीके से समाप्त हो जाता है। एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि कभी भी देता क्या है कि क्रोनोलॉजी आपको मिलाने को दे देगा क्रम से कि कौन कौन कब कब आया था। पानीपत का तृतीय युद्ध तो 14 जनवरी 1761, थोड़ा देख लेते हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो पानीपत का तृतीय युद्ध मुख्यतः 2 कारणों से प्रसिद्ध था। प्रथम,
नादिर शाह की भांति अहमद शाह अब्दाली भी भारत को लूटना चाहता था। दूसरा, मराठे हिंदी पातशाही की भावना से प्रेरित होकर दिल्ली पर प्रभाव स्थापित करना चाहते थे। तो जो पानीपत का जो थर्ड युद्ध हुआ था, तो उसमें दो पार्टी थे, एक तो मराठा थे, दूसरे अहमद शाह अब्दाली था। तो अहमद शाह अब्दाली के पहले चूंकि नादिर शाह का आक्रमण हो चुका था और नादिर शाह से अहमद शाह अब्दाली प्रेरित था, उसको ये लगता था कि भारत पे यदि अटैक करेंगे तो हमको बहुत ज्यादा धन धान और प्रसिद्धि मिलेगी। और मराठों में भी हिंदू पातशाही की भावना थी और ऐसे में वो भी अपना झंडा जो है कटक से अटक तक फहराना चाहते थे। तो ऐसे में कन्फ्लिक्ट होना ही था। और इस स्थिति में अगर आप कहेंगे सर मुगल बादशाह की क्या स्थिति है, तो मुगल बादशाह की कोई औकात नहीं रहती है। एक तरीके से जो भी मेन भूमिका में रहते हैं वो मराठे ही रहते हैं। रूहेला सरदार नजमुद्दौला तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। तो जो अभी पानीपत एक युद्ध, एक मूवी भी आई थी, तो ऐसी हिस्टोरिकल मूवी तो आप लोगों को जरूर देखना चाहिए। तमाम मूवी देखते हैं तो इसको देखिए, कुछ अच्छा लगेगा। और ऐसा नहीं कि एकदम गलत ही दिखाते हैं, बहुत चीजें सही भी दिखाते हैं। तो आप वहां देखेंगे तो जो रूहेला सरदार नजमुद्दौला है और जो अवध का नवाब शुजाउद्दौला है, ये अहमद शाह अब्दाली के साथ होते हैं, क्योंकि ये दोनों मराठा सरदारों के हाथों पराजित हो गए थे। तो चूंकि ये पराजित थे और मराठों ने इनसे बहुत अपमानजनक संधि करी थी, तो ऐसे में इनका ये था कि मराठों को सबक सिखाना है। तो अब्दाली आता है तो अब्दाली को पूरी सपोर्ट करते हैं दोनों। इस युद्ध में पेशवा बालाजी बाजीराव ने अपने नाबालिग बेटे विश्वास राव के नेतृत्व में, तो देखिए मुख्य सेनापति कौन था, विश्वास राव, लेकिन ये नाबालिग था और ये पेशवा बालाजी जो बाजीराव जो नाना साहब होते हैं, इनका ये बेटा रहता है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि अगर वास्तविक सेनापति कौन था, तो सदाशिवराव भाऊ थे। ये कौन थे, तो ये पेशवा बालाजी बाजीराव के भाई होते हैं। ये वही इसमें कहा गया है कि इस युद्ध में पेशवा बालाजी बाजीराव ने अपने नाबालिग बेटे विश्वास राव के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना भेजी, किंतु वास्तविक सेनापति उसका चचेरा भाई सदाशिवराव भाऊ था। इस फौज का महत्वपूर्ण भाग था यूरोपीय ढंग से संगठित पैदल और तोपखाने की टुकड़ी, जिसका नेतृत्व इब्राहिम गार्दी कर रहे थे। तो मराठों के साथ जो है एक यूरोपीय ढंग से आर्टिलरी भी थी और उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, इब्राहिम गार्दी कर रहे थे। इसका भी आपको ध्यान रखना है। 14 जनवरी 1761 ईस्वी को मराठों ने आक्रमण आरंभ किया। तो आप लोग जान ही रहे होंगे कि भाई ये दो खेमा है, एक तरफ अब्दाली की सेना है, एक तरफ जो मराठे हैं। तो 14 जनवरी 1761 को मराठों के द्वारा आक्रमण किया गया और चूंकि आक्रमण करना भी एक मजबूरी थी। अगर आप लोग इतिहास पढ़े होंगे तो पता भी होगा कि सही मायने में तो काफी लंबे समय तक घेरा डालने के कारण मराठों की रसद ही खत्म हो गई थी। मतलब मराठों को खाने की लाले पड़ गए थे और यहाँ की जो क्षेत्रीय रियासती शक्तियां थी, किसी ने मराठों का सहयोग नहीं दिया था। तो ऐसे में मतलब अभी सोचिए कि जो अपने साथ इनके साथ जो जानवर थे उनको ये मार के मांस मतलब अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो ऐसे में जो मराठा सेना थी उनको लगा कि भाई भूखों मरने से बेहतर है कि अब्दाली की सेना से आक्रमण मतलब लड़ करके मरा जाए। तो मतलब इस तरीके से फिर युद्ध शुरू होता है। मल्हाराव होलकर युद्ध के बीच ही भाग गया। तो अब ये लीजिए, एक महत्वपूर्ण मराठा कमांडर होते हैं मल्हाराव होलकर, ये विश्वासघात कर जाते हैं, मतलब युद्ध के बीच ही भाग जाते हैं। मराठा फौज के पूरी तरह जो है वो पैर उखड़ गए। पेशवा का बेटा विश्वास राव, जसवंत राव, सदाशिव राव भाऊ, तुकोजू सिंधिया और अन्य अनगिनत मराठा सेनापति करीब 28,000 सैनिकों के साथ मारे गए। तो बहुत जो महत्वपूर्ण कमांडर थे, जिसमें जसवंत राव होलकर थे, सदाशिव राव भाऊ थे, तुकोजू सिंधिया थे। फिर पेशवा का बेटा स्वयं जो है वो मारा जाता है, विश्वास राव जो होता है, और करीब 28,000 मराठा सैनिक भी मारे गए। मतलब पानीपत का जो तृतीय युद्ध था वो मराठों के लिए किसी आपदा से कम नहीं था, मतलब वो डिजास्टर साबित हुआ मराठों के लिए। जेएन सरकार ने लिखा है, महाराष्ट्र में संभवतः ही कोई ऐसा परिवार होगा जिसने कोई न कोई संबंधी ने खोया हो, तथा कुछ परिवारों का तो सर्वनाश हो गया। मतलब ये जेएन सरकार का स्टेटमेंट है। पानीपत के तृतीय युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी काशीराज पंडित के शब्दों में, मतलब ये वहां प्रत्यक्ष उपस्थित रहते हैं और ये कहते हैं कि पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ।
पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद नजमुद्दौला जो है अब्दाली के प्रतिनिधि के रूप में दिल्ली पर शासन किया। तो दिल्ली पर शासन अब किसका होता है? नजमुद्दौला, जो रुहेलखंड का एक तरीके से क्षेत्रीय कमांडर था। क्योंकि ये बहुत बड़ा चापलूस था और मूवी में भी इसकी चापलूसी आपको दिखेगी। और जब अब्दाली लौट करके अफगानिस्तान चला जाता है तो अपना प्रतिनिधि किससे बनाता है? इसी नजमुद्दौला को। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को एकमात्र मुगल वजीर इमाद उल मुल्क का समर्थन मिला था। मतलब एकमात्र मुगल कमांडर इमाद उल मुल्क थे, उन्हीं का मराठे सहयोग पा सके थे। जबकि राजपूतों, सिखों, जाटों तक ने जो है वो मराठों का सहयोग नहीं दिया था। अगर ये लोग मराठों का सहयोग किए होते तो स्थिति कुछ और होती। पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 में मराठों की पराजय की सूचना बालाजी बाजीराव, जो उस समय मतलब पेशवा होते हैं, दक्कन में पूना में रहते हैं, को एक व्यापारी द्वारा कूट संदेश के रूप में पहुंचाई गई थी। और उस व्यापारी ने क्या कहा था कि 2 मोती विलीन हो गए। 2 मोती मतलब वही पेशवा का बेटा और पेशवा का भाई। 22 सोने की मुहरें लुप्त हो गई। तो 22 सोने की मुहरें मतलब वही जो महत्वपूर्ण सेनापति थे, कमांडर जो थे। तथा चांदी और तांबे की तो गणना ही नहीं की जा सकती। चांदी और तांबा मतलब क्या? जो सैनिक होते थे, मतलब 28,000 सैनिक मारे गए थे। तो इस तरीके की कूट भाषा में दिया गया था बालाजी बाजीराव को एक व्यापारी के द्वारा सूचना। आरबी देसाई के अनुसार पानीपत के तृतीय युद्ध ने यह निश्चित नहीं किया कि भारत पर कौन शासन करेगा, बल्कि यह निश्चित किया कि भारत पर कौन शासन नहीं करेगा। तो मतलब आरबी देसाई क्या कह रहे हैं कि पानीपत के तृतीय युद्ध ने यह निश्चित नहीं किया कि भारत पर कौन शासन करेगा। मतलब अभी तो यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि भैया पानीपत का युद्ध हो गया तो अब भारत पर शासन किसका रहेगा? अंग्रेजों का रहेगा कि मराठों का रहेगा कि मुगलों का रहेगा? लेकिन ये निश्चित कर दिया कि अब मराठे जो है भारत पर शासन नहीं कर पाएंगे। मतलब ये मराठों की इतनी बड़ी क्षति थी, ये आरबी देसाई का कहना है। अर्थात अब मराठे शासन नहीं करेंगे। इस युद्ध में भारतीय इतिहास को नया मोड़ दे दिया। अब पानीपत का जो तृतीय युद्ध होता है उसके बाद जो पेशवा होते हैं वो डेथ करते हैं, उनकी जगह नए पेशवा आते हैं, माधवराव प्रथम। इनका टाइम पीरियड होता है 1761 से 72 तक। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की हार तथा बालाजी की अकस्मात मृत्यु के बाद उसका पुत्र, बालाजी बाजीराव होते हैं, उसका पुत्र माधवराव जो है वो पेशवा बनता है। नया पेशवा केवल 17 वर्षीय अल्पवयस्क था। अतः पेशवा परिवार के सबसे बड़े जिम्मेदार सदस्य उसके चाचा रघुनाथ राव को उसका रीजेंट बनाया गया। किंतु इस काल में पेशवा तथा उसके चाचा के बीच गंभीर मतभेद पैदा हो गया, जिस कारण दोनों के मध्य युद्ध भी हुआ था। तो मतलब जो रघुनाथ राव थे वो हमेशा मतलब कभी कभी कुल में ऐसे अकलंकी लोग पैदा हो जाते हैं कि जो कुल को ही नाश करने में लगे रहते हैं। तो राघोबा या रघुनाथ राव मराठा पेशवा कुल में एक ऐसे ही व्यक्ति हैं कि वो हमेशा जो है मराठों की ही जड़ खोदने में लगे रहे। 1763 ईस्वी में राक्षस भुवन की संधि माधवराव प्रथम तथा निजाम के बीच हुई। इस संधि का मराठा इतिहास में इसलिए महत्व है क्योंकि इस संधि से मराठों तथा निजाम के संबंधों में ठहराव आ गया। तो चूंकि मराठों की स्थिति कमजोर पड़ी तो निजाम भी फड़फड़ाने लगा पुनः, लेकिन मराठे फिर भी इतने कमजोर नहीं थे। तो ऐसे में संधि होती है और फिर इसके बाद आप देखेंगे तो मराठा और निजाम के संबंधों में एक ठहराव सा आता है। और ठहराव आने के पीछे का एक बड़ा कारण ये था कि अब अंग्रेज जो है बैकग्राउंड में आ गए थे। तो अब दोनों लोग, अब इन लोगों का एक सम्मिलित दुश्मन कौन बन गया? अंग्रेज बन गया, क्योंकि अब इनको अपने राज्य की ही रक्षा करनी थी। और एक समय के बाद तो अब आगे आप क्लास में देखेंगे भी कैसे इन लोगों को भी हरा करके भाई अंग्रेज स्थापित होते हैं और भारत फिर 200 साल की करीब करीब गुलामी में चला जाता है। 1771 ईस्वी में मराठा सरदार महादजी सिंधिया ने निर्वासित मुगल बादशाह शाह आलम को दिल्ली की गद्दी पर जो है वो स्थापित किया था और अब बादशाह उनका पेंशन भोगी बन गया था। तो ये जो बादशाह आलम होते हैं, शाह आलम, तो बक्सर के युद्ध में भी यही होते हैं और ये निर्वासित जीवन जीते हैं। महादजी सिंधिया जो ग्वालियर घराने का एक कमांडर रहता है, मराठा कमांडर रहता है, तो ये इनको अपना पेंशन भोगी बना लेता है, मतलब कहीं न कहीं दिल्ली को अपने प्रभाव में ला लेता है। नवंबर 1772 ईस्वी में माधवराव की अकाल मृत्यु हो गई
और मराठा राज्य पुनः गहरे संकट में आ गया। मतलब ये योग्य पेशवा था जो 1761 के पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद जो समस्या निकल के आई थी तो उसको सॉर्ट आउट कर रहा था और बड़ी योग्यता से चीजों को पुनः सहेज रहा था। लेकिन होता क्या है कि मैंने पीछे बताया कि मराठा पेशवाओं के साथ एक बड़ी समस्या रहती है कि इन्हें दीर्घायु जीवन नहीं मिला, मतलब मिसहैपनिंग हो गई, इनकी डेथ हो गई बहुत कम समय में। और इतिहासकार ग्रांड डफ ने लिखा है कि पेशवा की इतनी कम उम्र में मृत्यु पानीपत के युद्ध क्षेत्र में मराठों की पराजय से कहीं अधिक घातक थी। मतलब ग्रांड डफ तो कहता है कि ये जो पेशवा माधव राव की जो डेथ हुई इतनी कम उम्र में, ये पानीपत के भी युद्ध से बड़ी क्षति साबित हुई, क्योंकि पानीपत का युद्ध में देखा जाए तो जो मराठों का जो बेस कैंप था पूना प्रभावित नहीं हुआ था। भाई मराठे तो दिल्ली में आके संघर्ष किए थे ना, पानीपत का युद्ध तो हरियाणा के पानीपत में हुआ था। तो देखिए पानीपत के युद्ध के साथ एक कहानी है कि जैसे पहला हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, इब्राहिम लोदी हारा, बाबर आ गया। फिर आप देखेंगे जो द्वितीय हुआ अकबर और हेमू के बीच, हेमू हारा, अकबर स्थापित हो गया। लेकिन जो तृतीय होता है तो तृतीय में आप ये नहीं पा रहे हैं कि मराठे जो है मराठे एकदम खत्म हो गए, क्योंकि मराठों का जो बेस था दक्कन वो बना रहा, क्योंकि मराठों की महत्वाकांक्षा ज्यादा थी, उनको पूरा भारत चाहिए था। तो ऐसे में दिल्ली वाली महत्वाकांक्षा उनकी धूमिल हुई थी, दक्कन नहीं। और हो सकता है कि दक्कन में एक बार पुनः वो अपनी शक्ति को संजो करके एक बड़े दावेदार के रूप में उभर सकते थे और उभर भी रहे थे। लेकिन जब माधव राव की डेथ हो गई तब फिर नेतृत्व का एक गंभीर संकट उत्पन्न हुआ। और इसीलिए ग्रांड डफ ने कहा था कि भाई पानीपत की जो तृतीय हार हुई मराठों की वो इतना प्रलयंकारी साबित नहीं हुई जितना कि ये जो नया पेशवा था इसकी असामयिक मृत्यु से हुई। माधव नारायण राव आते हैं 74 से 95। तो 1774 ईस्वी में पेशवा नारायण राव की हत्या के पश्चात बार भाई के परिषद, एक बार भाई बनती है, बार भाई की परिषद ने उसके पुत्र माधव नारायण राव को पेशवा बनाया। इस परिषद में सखाराम बापू, महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस का प्रमुख स्थान है। तो ये जो बार भाई या बड़ा भाई परिषद जो बना था, बड़ा भाई, तो उसमें जो मेंबर थे महत्वपूर्ण तो सखाराम बापू थे, महादजी सिंधिया थे, नाना फडणवीस थे। इसका आप जानते थे, कई बार प्रश्न पूछा गया है। 1795 ईस्वी में नाना फडणवीस के आतंक से दुखी होकर पेशवा माधव नारायण राव ने जो है वो आत्महत्या कर ली। तो अब ये भी देख रहे हैं कि कितने कम समय में ये भी आत्महत्या कर लेता है। माधव नारायण राव के शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वो माधव नारायण के काल में ही हुआ था। फिर जो अंतिम होते हैं बाजीराव द्वितीय 1796 से 1818 तक होते हैं। माधव नारायण राव की मृत्यु के पश्चात रघुनाथ राव का पुत्र, मतलब जैसा बाप था तो बेटा भी कैसा ही होगा, तो बाप का ही अंश बेटे में होता है। तो बहुत जाजबे जो जीन्स है वो कहाँ बदल जाएगा। तो वही मक्कारीपन बाजीराव द्वितीय में भी दिखती है। यह एक अकुशल शासक था जिसे अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए एक अधिकारी के दूसरे अधिकारी से मतभेद प्रारंभ करवाया। इसने मराठा बंधुत्व पर गहरा धक्का मतलब लगाया। ये करता क्या है कि ये कुशल था, दूरदर्शी था। तो ऐसे में मराठा साम्राज्य में जो कमांडर होते थे, भाई जैसे होलकर थे, सिंधिया थे, गायकवाड़ थे, भोसले थे, फिर जो मराठा के जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे सबको आपस में लड़ा करके इस वजह तक सब आपस में लड़ते रहेंगे और हम जो है निष्कंटक बने रहेंगे। तो यही काम ये करते हैं। 1802 ईस्वी में बेसिन की संधि के तहत सहायक संधि स्वीकार कर लेने से मराठा अधिकारियों में मतभेद हो गया। सिंधिया तथा भोसले ने इस संधि का कड़ा विरोध किया। और उसके बाद ये करता क्या है, 1802 में बेसिन की संधि होती है अंग्रेजों के बीच और ये सहायक संधि स्वीकार कर लेता है। सहायक संधि के तहत यही कि भाई हम जो है अपने राज्य में अंग्रेजी सेना रखेंगे, उसका खर्चा उठाएंगे, सारी चीजें। तो ऐसे में इसके इस निर्णय का विरोध कौन करते हैं, जो क्षेत्रीय मराठा शक्तियां रहती है, सिंधिया भोसले आदि करते हैं। 1818 ईस्वी में पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया और पेशवा बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों ने 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष की पेंशन देकर कानपुर के निकट बिठूर भेज दिया। तो अब ये 1818 में इनका पद भी समाप्त होता है। इनको पेंशन देकर के अंग्रेज इन्हें कहाँ भेज देते हैं, कानपुर के बिठूर आ जाते हैं। और इन्हीं के उत्तराधिकारी कौन होते हैं, तो इनका दत्तक पुत्र जो होता है नाना साहब या धूधू पंत। तो ये नाना साहब होते हैं, धूधू, इनका नाम धूधू पंत होता है और ये
बाजीराव द्वितीय के जो है दत्तक पुत्र होते हैं और इन्हीं को आप पाएंगे कि 1857 के विद्रोह में ये कानपुर में नेतृत्व करते हैं विद्रोहियों का। आंग्ल मराठा संघर्ष थोड़ा आप देख लेते हैं। तो 3 आंग्ल मराठा संघर्ष हुए। तो प्रथम हुआ है 1775 से 1782। आंग्ल मराठा युद्ध के प्रथम दौर का कारण मराठों के आपसी झगड़े तथा अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाएं थी। पेशवा माधव नारायण राव और अंग्रेजों के बीच सालबाई की संधि संपन्न करवाने में महादजी सिंधिया ने मध्यस्थता की। मतलब दोनों ही पार्टी लड़ते हैं, लेकिन अंग्रेजों को ये लग रहा था कि मराठे कमजोर है, पानीपत के बाद इसको हरा देंगे, लेकिन मराठे इतने भी कमजोर नहीं होते, वो अपना प्रतिरोध करने में सफल होते हैं। ऐसे में अंग्रेजों के द्वारा भले युद्ध किया गया, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा ही संधि करनी पड़ी और ये संधि होती है सालबाई की संधि के नाम से, जो 17 मई 1782 को होती है। और इस संधि के माध्यम से दोनों लोगों ने समझौता कि भाई 20 वर्ष की हम एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, मतलब 20 वर्ष की शांति समझौता होता, शांति समझौता। लेकिन इसमें अंग्रेजों ने एक कूटनीति के माध्यम से कर दिया कि जो आप गठजोड़ बनाएंगे तो आप जो है अब मैसूर को उसमें शामिल नहीं करेंगे। आप निजाम के साथ तो बना सकते हैं, लेकिन मैसूर के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि मैसूर हमारा स्वाभाविक दुश्मन है। और अंग्रेजों ने किया क्या कि मराठों को मैसूर के पक्ष में तटस्थ कर लिया, क्योंकि अगर जब भी अंग्रेजों के खिलाफ मराठा, मैसूर और निजाम तीनों मिलके लड़े हैं तो वहां अंग्रेज हार गए हैं। तो अंग्रेजों को लग रहा था कि भाई मराठों से भी निपट नहीं पाएंगे और वैसे में इस संघ को भी तोड़ना जरूरी है। तो संघ टूटेगा कैसे? तो मराठों से कहा कि देखिए अब हम आप मित्र हो गए हैं, लेकिन मैसूर हमारा बड़ा दुश्मन है, जो हैदर अली और टीपू सुल्तान के नेतृत्व में था। तो ऐसे में हम मैसूर पे आक्रमण करेंगे, तो आप भले ना हमारी तरफ से मैसूर के लिए हमको सहयोग करिए, लेकिन आप मैसूर का भी साथ नहीं देंगे, आप वहां न्यूट्रल रहेंगे। तो मराठों ने कहा कि ठीक है। तो ये फिर करते क्या है कि इसी 20 सालों में आप देखेंगे कि मैसूर से युद्ध करके मैसूर को पराजित कर लेते हैं और फिर भविष्य में जो एक गठजोड़ बनने की संभावना थी वो खत्म होती है। फिर निजाम भी निपटाए जाते हैं और 1818 तक आते आते भाई 1799 चतुर्थ आंग्ल मैसूर के माध्यम से मैसूर निपटा दिया गया और 18-19 साल के बाद ये भी निपटा दिए गए, मतलब मराठे भी। तो इसीलिए ये भी आरोप लगाया जाता है कि जो मराठा मैसूर निजाम थे, सही मायने में वो अंग्रेजों की वास्तविक महत्वाकांक्षा को समझ ही नहीं पाए थे। कुछ हद तक टीपू समझा था, लेकिन टीपू का उस तरीके का बेस नहीं था, उतना आधार नहीं था और उसकी अपनी कुछ दुर्बलताएं थी। वो टीपू सुल्तान जब आएगा तब हम बताएंगे। तो अब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध आते हैं। तो चूंकि 20 वर्ष की शांति हो गई थी 82 में, तो अब द्वितीय कब होता है? जैसे 20 वर्ष खत्म होता है, उधर अंग्रेजों के द्वारा मैसूर निपटा दिया चुका होता, तो अब लगता है कि अब समय आ गया है कि मराठों को भी अब निपटाया जाए, क्योंकि इस समय तक मराठे और कमजोर हो जाते हैं और अंग्रेज और ज्यादा ताकतवर होकर के उभरते हैं। तो 1803 से 1806 ईस्वी के बीच होता है और इस संघर्ष का दूसरा और फ्रांसीसी दौर फ्रांसीसी भय से संलग्न था। तो ये जो था कि मतलब कारण क्या था कि भाई फ्रांस नेपोलियन के नेतृत्व में बहुत तेजी से उभर रहा था। तो कहीं ऐसा ना हो कि जो है, क्योंकि 1789 से लेकर के 1814 तक का जो समय रहता है वो फ्रांसीसी क्रांति का समय रहता है और यही जो समय रहता है 1803 से 6 इसमें नेपोलियन बहुत तेजी से मतलब अपना प्रसार कर रहा होता है। तो ऐसे में लगा कि अगर मराठे जो है कहीं फ्रांस के साथ कुछ संधि उंधि ना करने लग जाए, तो इसीलिए युद्ध होता ही का आशंका की वजह से 1800 ईस्वी में पूना के मुख्यमंत्री नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु मराठों के लिए अभिशाप बनकर उभरा। तो जो एक महत्वपूर्ण मराठा कमांडर थे नाना फडणवीस, उनकी डेथ हो जाती है और ऐसे में मराठा शक्ति और ज्यादा कमजोर हो जाती है। नाना फडणवीस से मुक्त होने के बाद बाजीराव द्वितीय ने अपना घिनौना रूप दिखाया। मतलब जो बाजीराव द्वितीय शासक होते हैं तो इन पे नाना फडणवीस चूंकि बुजुर्ग होते हैं और इन्हीं के संरक्षण में ये अपना शासन चला रहे होते हैं, तो नाना फडणवीस की चीजों की ये अवहेलना नहीं कर पाता। तो ऐसे में एक अंकुश का काम करते थे। जब उनकी डेथ हुई थी ये और ज्यादा स्वतंत्र हुआ और इसका और घिनौना रूप जो है वो निकल करके सामने आया। उसने अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए मराठा सरदारों में झगड़े करवाने प्रारंभ किए। 1801 ईस्वी में पेशवा ने जसवंत राय होलकर के भाई विठू जी की हत्या करवा दी और अब सोचिए अपने ही कमांडर, मतलब जो होलकर, सिंधिया, गायकवाड़ ये सब पेशवा के ही कमांडर थे। एक समय पेशवा के सहयोगी भी थे, लेकिन वही इसकी बुद्धि मारी गई थी। तो ये क्या करता है कि होलकर के जो भाई होते विठू जी की हत्या करवाता। ऐसे में होलकर नाराज होकर के पूना पर आक्रमण कर लेता है। पूना पर आक्रमण सिंधिया व पेशवा की सेना और
पेशवा के साथ जो ग्वालियर के सिंधिया होते हैं, इनकी सेना, दोनों की सम्मिलित सेना को ये पराजित कर देता है। बाजीराव द्वितीय ने भाग करके बेसीन में शरण ली और 1802 ईस्वी में अंग्रेजों से एक संधि हुई। संधि के तहत क्या किया गया, तो पेशवा ने अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार कर लिया। मतलब इसने कहा कि भाई अब हमारा ही कमांडर हमको जीने नहीं दे रहा, आप हमको अपने संरक्षण में ले लीजिए और हमारे प्राणों की, हमारे राज्य की रक्षा कर ली। अंग्रेज तो इसके लिए एकदम तत्पर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा बिल्कुल मोस्ट वेलकम है, आप आइए, लेकिन हमारे भी कुछ संधि शर्तें हैं, तो वो सुन लीजिए क्या है। पेशवा ने अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार कर लिया तथा अंग्रेज पदातियों की सेना को पूना में रखना स्वीकार कर लिया। मतलब अब पेशवा की रक्षा कौन करेगा, तो अंग्रेज सेना करेगी, और इसका खर्च कौन उठाएगा, पेशवा उठाएगा। मतलब आपके खर्चे पर आपके राज्य में अंग्रेजी सेना रहेगी। पेशवा ने सूरत नगर जो है कंपनी को दे दिया, जो सूरत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। अब वो किसके नियंत्रण में आ गया, तो वो कंपनी के पास आ गया। मराठों के लिए यह संधि राष्ट्रीय अपमान के समान थी, अतः भोसले ने अंग्रेजों को चुनौती दी। मतलब अब इससे भोसले को बड़ा बेकार लगा कि यार मराठा पेशवा जो बाजीराव द्वितीय है वो क्या कर रहा है, तो वो जो है चुनौती देता है अंग्रेजों को कि भाई हम इस संधि को नहीं मानेंगे। और पेशवा कौन होते हैं, पेशवा कोई ऐसे नेता नहीं है कि वो जो माने उसको मानने के लिए सभी लोग बाध्य हैं। जब था स्थिति तब था, अभी तो हम नहीं मानेंगे। लेकिन चूंकि भोसले की भी इतनी बड़ी शक्ति नहीं होती है कि वो अंग्रेजों से पेश पाए, और एक एक करके सारे जो मराठा कमांडर होते हैं, चाहे सिंधिया होते हैं, भोसले होते हैं, वो होलकर होते हैं, उनको भी अपमानजनक संधि करनी पड़ी। और सरदेसाई के अनुसार बेसिन की संधि ने शिवाजी द्वारा स्थापित मराठों की स्वतंत्रता का जो है वो अंत कर दिया। और स्वतंत्रता का अंत भाई हो ही गया कि आपके राज्य में आपकी रक्षा के लिए अंग्रेजों की सेना स्थापित होगी। भोसले ने विवश होकर 1803 ईस्वी में अंग्रेजों से देवगांव की संधि की। उसने कटक और वर्धा नदी के पश्चिम का भाग अंग्रेजों को दे दिया क्योंकि भोसले पराजित हुए थे। फिर अगले आते हैं सिंधिया ने 1803 में सूरी अर्जन गांव की संधि की अंग्रेजों से, तथा गंगा और यमुना के क्षेत्र जो है वो कंपनी को दे दिए। तो आप देख रहे होंगे किस तरीके से मराठा शक्तियों की पराभव हो रहा है और कंपनी का उभार हो रहा है। अप्रैल 1804 में होलकर तथा कंपनी के बीच युद्ध छिड़ गया। यद्यपि आरंभ में होलकर को सफलता मिली, परंतु अंततोगत्वा उसे भी पराजित होना पड़ा। विवश होकर होलकर ने 1804 ईस्वी में अंग्रेजों से राजपुर घाट की संधि की। और इस प्रकार आप देखेंगे जितने भी महत्वपूर्ण मराठा कमांडर हैं वो एक एक करके अंग्रेजों के द्वारा हराए गए और अपमानजनक संधि करने के लिए बाध्य किए गए। तृतीय अंग मराठा युद्ध होता है 1817-18 में, और इस युद्ध में तृतीय तथा अंतिम चरण लॉर्ड हेस्टिंग के आने से प्रारंभ हुआ। हेस्टिंग के पिंडारियों के विरुद्ध अभियान से मराठों के प्रभुत्व को चुनौती मिली, और चूंकि अब तो इनको निपटाना ही था, ये बहाना बनाते हैं कि जो पिंडारी थे वो बहुत लूट उठ कर रहे थे और ये इनको सह कौन दे रहा था, तो मराठा पेशवा दे रहा था। क्योंकि जो पिंडारी होते थे वो पेशवा की सेना में मतलब जाते थे, युद्ध करते थे, और उसमें जो लूटपाट होता था उसमें कुछ हिस्सा ये प्राप्त करते थे। तो ऐसे में इनको पिंडारियों का एक बहाना मिला अंग्रेजों को, क्योंकि अब अंग्रेज तो एकदम आश्वस्त हो गए थे कि अब इनको जो है पूरी तरीके से इनकी सत्ता को समाप्त करनी है। और 1817-18 में युद्ध होता है मराठा और अंग्रेजों का, तृतीय युद्ध होता है। इसमें मराठों की निर्णायक हार होती है और पेशवा को जो है वो निर्वसित कर दिया जाता है कानपुर। वो बिठूर में जाते हैं और उन्हीं के उत्तराधिकारी जो नाना साहब होते हैं धोधू पंत, जिनका उपनाम होता है। तो इस तरीके से पेशवा की भी चीजें खत्म हो गई। तो इस 2 क्लास के माध्यम से पूरा मराठा जो है खत्म हो गया और बहुत डिटेल से कराया जा रहा है। विश्वास मानिए कि आपको इतिहास की क्लास भले थोड़ी लंबी लग रही होगी, लेकिन इतना डिटेल से हम यहाँ करा दे रहे हैं कि आपको अन्यत्र और कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं है। केवल जो भी हमारे जितने लेक्चर है बस 2 बार उसको देख लीजिए और PYQ सॉल्व कर लीजिए, बस आप एकदम आश्वस्त हो जाइए। इतिहास का जो एक डर रहता है, हाथ पांव फूलता है कि बड़ा लंबा सिलेबस है कैसे होगा, एकदम डर खत्म हो जाएगा। ये कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं जिसके बारे में तो मैंने पीछे बताया ही, आप उससे जुड़िए, इसका लाभ उठाइए। ये फिर हमारे समृद्धि IAS का टेलीग्राम है। दूसरा संस्थान के 2 चैनल है, एक तो समृद्धि IAS का यूट्यूब जिससे भी हम आप रूबरू हैं, और तीसरा संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो ये दोनों चैनल आप के लिए बेहद उपयोगी हैं। अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।